हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोगों का हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे ऑब्जेक्टिव, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था और अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए हॉलो सर्कुलर कॉलम ऑफ इंटरनल डायमीटर डी एंड एक्सटर्नल डायमीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर को हम लोग किससे डिनोटेड करते हैं स्टूडेंट्स? डी नोट से डिनोटेड करते हैं। किससे? डी नोट, इट इज इक्वलेंट 1.5 डी एंड डी आई। ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल डी आई। ठीक है, डी आई इस तरीके से, इट इज इक्वलेंट स्मॉल डी। या फिर आप डी नोट से भी कर सकते हैं, यस और नो, स्मॉल डी नोट या फिर डी नोट आई, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे को वैल्यूज गिवन कर दिया। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लोड फ्रॉम द सेंटर फॉर नो टेंशन। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपने क्या करने स्टूडेंट्स, मार्क करने हैं। और वो 2 पॉइंट कौन से हैं? यहाँ से देखिए, एक तो है हमारे को मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस सेंटर से कितने मैक्सिमम डिस्टेंस तक आप क्या कर सकते हैं, लोड को अप्लाइड कर सकते हैं, जिससे क्या डेवलप ना हो, टेंशन डेवलप ना हो। मींस फॉर नो टेंशन। क्या स्टूडेंट्स? फॉर नो टेंशन। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कैसा सेक्शन है, हॉलो सर्कुलर सेक्शन है ना। इन केस ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन हमारे पास जो ई का वैल्यू होता है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू डी नॉट का होल स्क्वायर प्लस डी आई का होल स्क्वायर अपॉन 8 डी नॉट होता है। इस फॉर्मूले को आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमने इस पर बहुत सारे क्या कर लिए, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। व्हाट इज द डी नॉट? पुट करिए, मतलब ई का जब वैल्यू फाइंड करना होता है तो इक्वल कर लीजिए। डी नॉट मीन्स हो गया 1.5 डी का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, डी का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 8। अब ध्यान देना यहाँ पे डी नॉट है, तो डी नॉट का वैल्यू कितना हो गया 1.5 डी। तो आप इसको सॉल्व करिए फर्दर, आगे सॉल्व करेंगे जब ये कितना हो जाएगा 1.5 डी का होल स्क्वायर मीन्स 2.25 डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग 1 कॉमन लेकर के डी स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं। अपॉन कितना हो जाएगा 15, 1.5 मल्टीप्लाई 8, मतलब ये जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12 डी। तो एक डी से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक डी कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ई हमारे पास हो जाएगा 3.35, सॉरी 3.25। ओके, 3.25, 2.25 प्लस 1 3.25 डिवाइड में 12। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल डी। पॉइंट को हटा करके हम लोग क्या करेंगे, 2 पॉइंट नीचे लेकर के आ जाएंगे। 325 अपॉन हमारे पास कितना है 1200, और ये हो गया हमारे पास डी। आप इस वैल्यू को एक बार सॉल्व करिए। ठीक है, आप इस वैल्यू को एक बार सॉल्व करिए, और आप जो ये रिजल्ट है ना हमारे पास, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट एक दूसरे के क्या आएगा, इक्वलेंट आएगा। ठीक है ना। तो आपको क्या है, जब अगर डायरेक्ट जैसे हमारे को कट करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी है, तो उस केस में हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम लोग उस केस में इसको डिवाइड करके देख लेंगे और इन सारे टर्म्स को भी डिवाइड करके देखेंगे। जैसे ये कितना आ रहा है 0.125 आ रहा है, ये वैल्यू कितना आ रहा है 0. कितना है हमारे पास 25 है, ये वैल्यू कितना हमारे पास 0.27 डी में, सारी वैल्यूज किस में, डी में। ठीक है, और ये वैल्यू इसका भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.54 डी हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू भी आपके पास कितना आ रहा है, दिस वैल्यू इज कम्स टू 0.27 डी अप्रॉक्सीमेट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें आपको कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसमें आपको कोई भी क्या नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 12। खुद से आंसर दीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को प्रॉपर वे में टीच किया है, एक एक पॉइंट को बताया है। ठीक है ना, जा करके। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैच लिस्ट 1 गिवन सेक्शन विद लिस्ट 2 शेप ऑफ द कोर टू इंश्योर नो टेंशन कंडीशन। क्या दे रहा है, नो टेंशन कंडीशन, मतलब क्या डेवलप नहीं होना चाहिए, टेंशन डेवलप नहीं होना चाहिए। एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो। अब हमारे को यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ये सेक्शन दे रखे हैं, और ये क्या दे रखा हमारे को, कोर, मतलब शेप ऑफ कोर गिवन कर रखा है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, कर्नल। ठीक है, कर्नल। ठीक है, तो आप देखें खुद से, जब रेक्टेंगुलर हमने क्या बताया था, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन व्हाट इज द शेप ऑफ कोर, कैसा होता था स्टूडेंट्स, रोम्बस। कैसा होता था, रोम्बस होता था। इन केस ऑफ आई सेक्शन आल्सो सेम, रोम्बस। इन केस ऑफ होलो सर्कुलर में क्या होता था स्टूडेंट्स, सर्कुलर। एंड इन केस ऑफ स्क्वायर में क्या होता था, स्क्वायर।
तो ये पॉइंट हमने याद रखना है जितना हमने मेहनत किया अभी तक। तो क्या बन रहा है हमारे पास, बोलिए। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ए का रोम्बस मतलब 3, बी का भी रोम्बस 3, सी का हमारे पास क्या बन रहा है 1, डी का क्या बन रहा है 5। मतलब ऑप्शन हमारे पास कौन सा होना चाहिए, 3 3 1 5। क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास 3 3 1 5? यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जामों में। ये हमारे एसबीटी के साथ साथ में हमको कितना, देखिए इस तरीके से अगर आप सारे सब्जेक्ट्सों को पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना, इस तरीके से अगर आप सारे सब्जेक्ट्सों को पढ़ते हैं, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, अरे भाई आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा स्टडी की, समझ रहे हैं ना। आप जा करके किसी भी जगह पे एग्जाम दीजिए। इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, इससे ये बेनिफिट हो रहा है जो आपके 20 क्वेश्चंस हैं उसमें आपकी एक पकड़ बन जाएगी कि यार मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, क्या क्या किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैंने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इससे बहुत हेल्प होने वाली है, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आप पढ़िए बस, ठीक है ना, ये मैटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स, ठीक है, असरटेन्स द मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी of loads on circular column so that straight will always be compressive. Always be compressive means no tension, ठीक है, no tension develop in the column। ये हमारे पास है नो टेंशन डेवलप इन द कॉलम, ठीक है। तो ये पॉइंट देखिए, मिडिल 4th रोल, मिडिल 3rd रोल, मिडिल हाफ रोल, मिडिल 2/3 रोल। अब आपने ध्यान देना कि किस केस में देख रहे हैं आप, सर्कल के केस में देख रहे हैं, सर्कुलर के केस में देख रहे हैं, या रेक्टेंगल के केस में देख रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन होता है रेक्टेंगुलर का तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, मिडिल 3rd रोल। बट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, ये पॉइंट है, इन्हीं पॉइंटों को आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है, सर्कुलर कॉलम, ठीक है ना। कैसा है हमारे पास, सर्कुलर कॉलम। तो ये सारे पॉइंट मार्क करने, विच ऑप्शन इज करेक्ट, मिडिल 4th रोल। कौन सा स्टूडेंट, मिडिल 4th रोल। मैं कहने का मतलब है अगर आप इस तरीके से देखेंगे, दिस इज द डाया ऑफ द सर्कुलर कॉलम, यस और नो, तो आपने क्या करना है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब इस तरीके, जैसे ये सेंटर है तो इस सेंटर से इसको आप हटाइए एक बार, सेंटर से, जैसे सेंटर है इससे इधर कितना आएगा हमारे पास d/8, ये कितना स्टूडेंट्स d/8, ये भी कितना हमारे पास d/8। तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये जो वैल्यू है दिस इज द d/4, d/4 इज द डाया ऑफ द कोर इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड 4th रूल बोलते हैं। अगर यही हमारे पास क्या होता इन केस ऑफ रेक्टेंगल में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं इस तरीके से, देखिए ध्यान से, ये हमारे पास क्या है सेंटर, तो इससे कितना इधर b/6, इधर भी कितना b/6। जब आप इसको देखते हैं ये जो टोटल रहता है ये कितना आता है हमारे पास b/3। इसलिए रेक्टेंगल के केस में क्या बोलते हैं, मिडिल 3rd रूल, मतलब मिड वाला जो है। अगर लोड इस पर्टिकुलर जोन से क्या करता है, पास करता है, मींस इसमें क्या डेवलप नहीं हो वाला है, नो इसेंट्रिसिटी। अगर इसके बाहर अगर डेवलप क्या करता है, अप्लाइड होता है, तो उसके कारण क्या आएगा, टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए शॉर्ट हॉलो सर्कुलर, ए शॉर्ट हॉलो CI, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CI, ध्यान से देखिए, दिस इज द कास्ट आयरन, ओके। ए शॉर्ट हॉलो कास्ट आयरन कॉलम सेक्शन ए, मतलब हमारे को क्या गिवन कर दिया है, एरिया इज गिवन, व्हाट इज द एरिया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक एक पॉइंट को ध्यान करते चलिए। एंड द सेक्शन मॉडुलस, व्हाट इज द Z, Z हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास 10 × 10⁵, ये हमारे पास हो गया। कैरीज एन एक्सियल लोड, मतलब हमारे को P गिवन कर दिया है, P एक्सियल, ये कितना हमारे को 250 किलो न्यूटन, ध्यान से देखिए। एंड ए लोड of 50 kilonewton on a bracket, the load line being 500 mm from the axial of the column, okay, the maximum and minimum intensities are, तो क्या क्या मतलब मैक्सिमम और मिनिमम हमारे पास क्या होंगे, स्ट्रेसेस होंगे। ध्यान से समझने की क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग क्या बना रहे हैं, एक कॉलम बना रहे हैं, इस तरीके से देखिए, ये हमारे पास क्या एक कॉलम है, इसमें हमने कोई भी एक ब्रैकेट कनेक्शन लगा रहे हैं। ये ब्रैकेट कनेक्शन सारा हम लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं।
स्टील स्ट्रक्चर में जैसे हमारे पास जो हमारे पास क्या होता है ब्रैकेट्स का हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर होगा। अभी हमारे को सिर्फ इसको क्या करने के लिए, समझने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस जितना हमारे को नॉलेज की ज़रूरत है उतना हम आपको यहाँ पे बताएंगे। बाकी सारा कुछ आपको स्टील में देखने को मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग, कि प्लेट क्या होता है, ये क्या होता है। एक उन्होंने देखा है एक्सेल लोड। एक्सेल लोड का मतलब है लोड पासिस थ्रू द एक्सेस ऑफ द मेंबर और दिस लोड इज इक्वल टू 250 किलो न्यूटन। कितना स्टूडेंट्स? 250 किलो न्यूटन। ए लोड ऑफ 50 किलो न्यूटन ऑन ए ब्रैकेट, मतलब यहाँ पे कोई ब्रैकेट कनेक्शन है और उसमें हमने क्या लगा रखा है, यहाँ पे एक लोड लगा रखा है। दिस लोड इज द कितना हमारे पास 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन। और ये जो यहाँ पे जो एक्सेस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास कितना दे रखा है 500 mm दे रखा है। कितना दे रखा है स्टूडेंट? 500 mm। तो आपसे पूछा उन्होंने कि मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस का वैल्यू बताइए, तो आप बता सकते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस का वैल्यू, यस और नो? तो सबसे पहले जिन्होंने कंसेप्ट को सही से समझा होगा वही स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। पहले अगर इसका हम लोग एक लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बनाने की कोशिश करें। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास हो गया एक्सेस। ध्यान से देखिए, ऑलरेडी हमारे पास पहले से क्या है 250 किलो न्यूटन लोड ऑलरेडी पहले से है हमारे पास, यस और नो? जो क्या है एक्चुअली लोडेड है 250। एक मिनट देख लेते हैं न्यूटन है कि किलो न्यूटन है। ओके, किलो न्यूटन है, 250 किलो न्यूटन। दूसरा, अब आपको पता है जो लोड है सेंट्रिसिटी पे, वो लोड क्या करेगा, यहाँ पे एक तो डायरेक्ट लोड डेवलप करेगा लाइक दिस। एक लोड ये आ जाएगा हमारे पास जो ग्रीन कलर का है, दिस इज द 50 किलो न्यूटन। ओके, 50 किलो न्यूटन। और एक मूवमेंट डेवलप करेगा यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, ये मूवमेंट डेवलप कर रहा है और दिस मूवमेंट इट इज इक्वलेंट, बोलिए किसके इक्वलेंट होगा? दिस मूवमेंट इट इज इक्वलेंट कितना होगा स्टूडेंट्स माय डियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास P इंटू ई। व्हाट इज द P? P इज द 50 किलो न्यूटन, मतलब 10⁻³ ठीक है, किलो न्यूटन। अच्छा, पूछा किसमें हमारे को? न्यूटन पर mm स्क्वायर में पूछा है, तो हमारी भी कोशिश क्या रहेगी कि न्यूटन पर mm में ही सारी चीज़ों को लेकर के आया जाए। तो P इंटू ई हमारे पास कितना स्टूडेंट्स? 500। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 जा 25, 2 और 3 मतलब 10⁻6 न्यूटन इंटू mm। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट। ओके, अब आप खुद बताइए, जब हमको स्ट्रेस फाइंड करना था सिग्मा क्या होता था? सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी होता था, यस और नो? जब क्या होता था? इसेंट्रिसिटी अबाउट वन एक्सिस। अगर यही इसेंट्रिसिटी अबाउट बोथ द एक्सिस होता था तो हम लोग क्या लिखते थे? सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा B1 प्लस माइनस सिग्मा B2, यस और नो? ये हमारे पास कंसेप्ट होता था। व्हाट इज द सिग्मा डी? अब आपको सभी को पता है व्हाट इज द सिग्मा डी। सिग्मा डी इज द लोड बाय एरिया। ओके, तो देखिए टोटल लोड कितना हमारे पास 250 प्लस 50। तो व्हाट इज द सिग्मा डी? सिग्मा डी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। ये हो जाएगा 250 प्लस 50 मतलब 300 मल्टीप्लाई 10⁻, कितना जगह हमारे पास 3, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? न्यूटन अपॉन व्हाट इज द एरिया ऑफ द कॉलम। एरिया ऑफ द जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारे क्या दे रखा है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ईच एंड एवरीथिंग गिवन कर रखा है। ये हमारे को गिवन किया है स्टूडेंट्स 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गिवन कर रखा है? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सेकंड देखिए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 150 सेंटीमीटर। तो आप सबको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10 mm ना। तो बताइए अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीन्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 100 mm स्क्वायर के इक्वलेंट होता है। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 mm स्क्वायर। यस और नो स्टूडेंट? क्लियर हो गया? ओके, अब आप देखिए 150 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम्स। 2 जीरो से इसकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो व्हाट इज द सिग्मा डी? सिग्मा डी आ गया हमारे पास 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द सिग्मा बी? यस और नो? अब जो सिग्मा बी है इसका वैल्यू हम लोगों को क्या करना है? फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखिए, जब आप मूवमेंट इक्वेशन को देखते थे तो वो क्या था? m/i इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। यस और नो? तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा? सिग्मा बी इक्वल टू m/i मल्टीप्लाई वाई। इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ? m/i अपॉन वाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास m/z। z इज द सेक्शन मॉडुलस, इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन।
तो व्हाट इज द सिग्मा बी, सिग्मा बी का जब वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास m बाई जेड। तो व्हाट इज द m, m इज ऑलरेडी गिवन, मतलब हमने कैलकुलेट कर लिया, हाउ मच 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ न्यूटन इंटू mm अपॉन व्हाट इज द z, z इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन, z इज द सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सेक्शन मॉडुलस इज द 10 मल्टीप्लाई 10⁵, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 10⁵, 10 मल्टीप्लाई 10⁵, और क्या है हमारे पास mm का है क्यूब है। तो देखिए एक mm से एक mm कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। अच्छा ये हमारे पास कितना देखिए 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज द सिग्मा बी, सिग्मा बी का जो वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, सिग्मा मैक्स। सिग्मा मैक्स क्या होता था, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। तो सिग्मा डी कितना हमारे पास स्टूडेंट्स 20 प्लस 25, इट इज इक्वलेंट 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एंड व्हाट इज द सिग्मा मीन, सिग्मा मीन हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 20 माइनस 25, तो ये कितना हो जाएगा -5 मीन्स न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जो सिग्मा मीन है ये कैसा साइन शो कर रहा है स्टूडेंट्स, नेगेटिव, नेगेटिव रिप्रेजेंट टू टेंसाइल, ठीक है। जो सिग्मा मीन है वो कैसा है, टेंशन नेचर का है, और सिग्मा मैक्स है वो क्या है, कंप्रेशन नेचर का। 45 एंड 5 चेक करते हैं, कोई ऑप्शन दे रखा है क्या, यस, कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 50 गलत, 45 न्यूटन पर कंप्रेसिव एंड 5 यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, यस और नो। 55 भी गलत है और डी ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, अच्छा डी दे रखा है यहाँ पे, तो डी भी हमारे पास क्या है, गलत है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे पूरा समझाने की कोशिश की आपको, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट और समझने की कोशिश कीजिए। अब किसी स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा सर यहाँ पे देखिए आपको ये नहीं बताया कि रेक्टेंगल है या फिर सर्कुलर है, जरूरी थोड़ी नहीं है हर टाइम हर चीज़ को बताया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, जो ज़रूरत का है वही बताया जाएगा आपको। तो ये सारे पॉइंट आपको क्या हो जाना चाहिए, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए ईच एंड एवरी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से पढ़िए। ये असेसन रीजन का है, मतलब कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि दो ऑप्शंस दे रखे, बोथ आर करेक्ट, या फिर जो दोनों करेक्ट है वो एक दूसरे को मतलब जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या एक गलत एक सही है, तो इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं असेसन, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी लिख सकता है, वेन एवर ए कॉलम सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एन इसेंट्रिक लोड, कोई भी हमारे पास कॉलम है अगर उस पर क्या आता है, कोई भी एक इसेंट्रिक लोडिंग आता है, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉलम हो गया, इसका ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन हो गया लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास क्या इस तरीके की एक्सेस है, दिस इज द लोड P, ओके, और ये क्या है, इसेंट्रिसिटी पे, मतलब क्वेश्चन में ये पॉइंट आपको गिवन कर दिया, इसेंट्रिक लोडिंग इज कॉज ए डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज द बेंडिंग स्ट्रेस। यस बिल्कुल आपको सबको पता है कि जब आप इसका क्या देखते हैं, क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, इस तरीके का मिलेगा, एक तो यहाँ पे लोड आएगा और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। तो कितने तरीके के स्ट्रेस डेवलप होंगे, दो तरीके के, डायरेक्ट लोड के कारण डायरेक्ट स्ट्रेस, और बेंडिंग स्ट्रेस के कारण क्या होता है, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट के कारण क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा। मीन्स अभी तक हम लोग सही बोल रहे हैं कि अगर कोई भी सेंट्रिक लोड आता है तो इसके कारण डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस टू कम इनटू प्ले। सिंस बोथ दीज स्ट्रेसेस एक्ट नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन, दीज कैन बी अलजेब्रिक एडेड इनटू ए सिंगल रिजल्टेंट स्ट्रेस। बिल्कुल सही बात है, सिग्मा इक्वल टू क्या था, सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी, ये बिल्कुल सही। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल लगेगा तभी तो एक्ट करेगा ना, अगर पैरेलली होगा तो फिर तो क्या होगा, वहाँ पे शियर स्ट्रेस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ स्ट्रेस एट द बेस ऑफ द कॉलम आर सिग्मा मैक्स इक्वल टू W बाय क्या होता था, सिग्मा मैक्स इट इज इक्वलेंट P बाय A इन ब्रैकेट 1 प्लस 6E बाय B। एंड व्हाट इज द सिग्मा मेन, सिग्मा मेन का क्या रिजल्ट था स्टूडेंट्स, P बाय A इन ब्रैकेट 1 माइनस 6E बाय B, यही होते थे हमारे पास। तो सिग्मा मैक्स मतलब सिग्मा यहाँ पे जो है वो दिस इज द सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मेन, ठीक है, दिस इज, ठीक है, डी ले दिया है, डी की जगह पे आप बी ले सकते हैं, जो भी उन्होंने दे रखा है कोई दिक्कत नहीं उसमें। वेयर डी इज द वेट ऑफ कॉलम पर यूनिट लेंथ एंड ओके, सॉरी ये हमारे पास यहाँ पे ना बी आएगा, इसको बी लिखना, सॉरी इसको बी बना लीजिए, बी, ठीक है, बी इज द विड्थ,
ये बाय मिस्टेक वो हुआ है, ई फॉर इसेंट्रिसिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, मतलब असेसन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड रीजन जो है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, वो फर्स्ट को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, मतलब उसी में से ही वो बाहर निकल करके आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर आएगा, आपने ये लिखना है, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए, सॉरी, इसमें हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, एंड रीजन जस्टिफाई ऑफ असेशन, ये हमारे पास होगा। क्वेश्चन नंबर ये देखिए हमारे पास 16, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ध्यान से देखिए पढ़िए। ए वॉल कैरीज एन एक्सियल लोड 12 kilonewton per meter and also an eccentricity load 27 kilonewton per meter at 70 mm from the central axis of the wall. The equivalent eccentricity, क्या पूछा आपसे, what is the equivalent eccentricity E? E is nearly, तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, जब भी आपको E इक्वलेंट पूछा जाए तो इस केस में आपने ध्यान देना है, यहाँ पे दो लोड लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 लोड्स लग रहे हैं, एक तो एक्सियल लोड है, एक इसेंट्रिक लोड है। अगर हम लोग समझने की कोशिश करें लाइक दिस, ठीक है, एक हमारे पास कौन सा इसेंट्रिक एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड तो ये हो जाएगा हमारे पास, और एक है इसेंट्रिक लोड, ये लोड है इसेंट्रिक लोड, ई इसेंट्रिक, ठीक है, ई इसेंट्रिक एंड पी एक्सियल। तो इस तरीके से हमारे पास लोड है, पी एक्सियल, पी इसेंट्रिक। अब ध्यान से देखिए, इक्वलेंट फाइंड करना है, जब भी हमारे को इस तरीके का फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इसेंट्रिसिटी गिवन कर रखी है एक लोड की, फिर भी आपसे इक्वलेंट इसेंट्रिसिटी, आप खुद सोचिए, अगर आपको सीजी फाइंड करना है या आपको मतलब कोई पॉइंट, मतलब सीजी फाइंड करना है सपोज, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, हम लोग करते थे A1 इंटू एक्स बार प्लस A2 इंटू एक्स2 बार अपॉन A1 प्लस A2, यस और नो। जैसे कि दो कंपोनेंट अगर हमारे को दे दिया जाए, जैसे लाइक दिस, कि हमारे पास जैसे एक ये मेंबर है, ठीक है, और एक ये मेंबर है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका सीजी कहाँ अप्लाई करेगा, तो आप क्या कहते थे, इसका सीजी फाइंड करने के लिए A1, हाँ, और क्या जगह हमारे पास जैसे Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन क्या होता था A1 प्लस A2, लाइक दिस, इस तरीके से इसका सीजी, क्योंकि आपको इसका भी सीजी पता है, आपको इसका भी सीजी पता है, परंतु हमें पूरे टी सेक्शन का सीजी चाहिए, तो हम लोग इस तरीके से करते थे, जैसे वाई बार का वैल्यू फाइंड करना है, सेम एज वेल एज हमें यहाँ पे भी करना है कि हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, इन चीज़ों को हमको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है ना, हमको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है कि हम लोग क्या फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक, एक सेकेंड मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको, सॉरी, इक्विवेलेंट, ओके, ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लोड मल्टीप्लाई ई, मतलब एक ई, ठीक है, P1 E1 प्लस P2 E2 अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, P1 प्लस P2, इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो E1 है, E1 इक्वल टू 0, रीजन क्या है, रीजन क्या है, लोड, ठीक है ना, लोड इज एक्टिंग along the axis of the column, ठीक है, एक्सिस ऑफ द कॉलम, इक्वल टू 0, लोड इज एक्टिंग along the axis of the column। तो ये पॉइंट हमने क्या देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है कि जो लोड है E1 क्या हो गया 0। अच्छा, व्हाट इज द P1, P1 है हमारे पास 12 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, जो P1 है 12, एक सेकेंड, किलो न्यूटन पर मीटर, एंड व्हाट इज द P2, P2 हमारे पास क्या स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, 72 किलो न्यूटन पर मीटर, 72 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड व्हाट 27, यस, 27 किलो न्यूटन, और जो E2 है ये कितना दिया आपको 72 mm। अब आप फाइंड करिए कैसे करेंगे, तो सारी चीज़ें पता है आपको, तो हम लोग कहेंगे E इक्वलेंट, ठीक है, इक्वल टू कितना जगह P1 E1, मतलब ये कितना आ गया 12 मल्टीप्लाई 0, क्यों 0 है, क्योंकि ये लोड ऑलरेडी क्या कर रहा है, एक्सिस ऑफ द मेंबर से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ द मेंबर से पास कर रहा है। अगर ये एक्सिस ऑफ द मेंबर से पास नहीं कर रहा होता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते,
ठीक है ना, ये पॉइंट हमको क्लियर हो गया। ई इक्वलेंट इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 0 प्लस व्हाट इज द P2, P2 इज द 22 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा हमारे पास 72, ठीक है, अपॉन 12 प्लस 27, ठीक है। अब आपने टेंशन नहीं लेना है, यूनिट को चेंज करना नहीं है, क्योंकि देखिए इसका यूनिट क्या आ रहा है, किलो न्यूटन पर मीटर मल्टीप्लाई mm, यस और नो, ऊपर से ये यूनिट आ रहा है और नीचे क्या दे रखा है, किलो न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन से ये कैंसिल हो जाएगा, आपको यूनिट क्या मिलेगा mm में। तो व्हाट इज द ई इक्वलेंट, तो बताइए स्टूडेंट्स क्या आएगा, ई इक्वलेंट इट इज, ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 72 अपॉन ये कितना आ जाएगा 939। आप इसको सॉल्व करिए, दिस वैल्यू कम्स नियरेस्ट टू 50 mm, ओके। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू किसके आएगा, 50 mm के अप्रॉक्सीमेट आएगा। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा।